वेलकम है आपका इस शानदार सेशन में जिसमें आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला सवाल आया है अभाज्य संख्या से रिलेटेड, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग जिसमें न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, इसी प्रकार से आगे 11, आगे की बात करेंगे तो 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखकर आपको टिक आउट करना है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 11, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसअ एलसीएम है। एलसीएम क्या है, ऐसा सवाल है। दो प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या से संबंधित। एक तो पूछा जा सकता है लॉसअ, एक मॉसअ, एचसीएफ। तो यहाँ पर लॉसअ पूछा है, थोड़ा सा लॉसअ की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 7 लेते हैं एग्जाम्पल। तो 5 और 7 का यदि लॉसअ निकाला जाए तो इसमें कोई भी संख्या से ये दोनों में भाग नहीं लगता है, तो इसीलिए ये दोनों का गुणनफल ही हमारा लॉसअ होगा। तो इसमें भी संख्या देख लेते हैं, ए और बी है, तो ए गुने बी ही हमारा आंसर होगा लॉसअ की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यदि एचसीएफ की बात करता है, मॉसअ की बात करता है, तो यहाँ पर यदि अभाज्य संख्या देता है तो एचसीएफ हमेशा एक होता है। आप एक में टिक आउट करेंगे, ऐसा बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए बता रहे हैं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या की पहचान क्या होती है? तो यदि रूट से बाहर निकल रहा है कोई भी संख्या तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि इसमें कौन सा वैसा सवाल होगा, कोई कौन सा वैसा आंसर होगा, ऑप्शन होगा। ये सिर्फ पहचान है, इसका परिभाषा नहीं है, डिफिनीशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, यहाँ पर सिर्फ पहचान बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देख सकते हैं √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है कि परिमेय संख्या इनमें से कौन है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन को इसमें हम ऐड किए हैं। और एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ध्यान देंगे आप लोग। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या से संबंधित फर्स्ट सवाल ही था और उसमें आंसर था 11। यहाँ पर यदि हम देखते हैं, आप लोग को समझा दिए हैं। देखिए अभाज्य संख्या से रिलेटेड हम सवाल लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड लगभग हर वर्ष एक सवाल अभाज्य संख्या से संबंधी पूछता है। तो यहाँ पर ये भी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो इसमें ध्यान में रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और यहाँ पर यदि इसकी आंसर की बात करेंगे तो 23 इसका 23 इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसा है। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लगातार संख्याओं जैसे एक संख्या यदि हम 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो दूसरा संख्या चूंकि लगातार बोला है इसलिए हम 7 लेंगे। तो 6 और 7 लगातार संख्या है। दूसरा संख्या भी ले सकते हैं जैसे 10 और 11। ये सभी का यदि मौसा निकालते हैं तो 1 होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिससे ये दोनों में भाग लगे। तो यहाँ ऑप्शन अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन
इसका सही होगा। 1 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0 है, 2 है, 4 है और लास्ट ऑप्शन है NOTA नोटा। ये नोटा का मतलब ये है कि आप बुक में भी देखते होंगे लास्ट ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं, तो ये वही है। ऐसे नोटा का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो इसका आंसर होना चाहिए 1, ऑप्शन में है नहीं तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी नोटा। जैसे इलेक्शन वगैरह में भी नोटा एक ऑप्शन होता है और उसमें यदि कोई कैंडिडेट आपके पसंद का नहीं है, कोई प्रत्याशी आपके पसंद का नहीं है नेता, तो आप नोटा दबा सकते हैं वहाँ पर भी। ऐसे आप लोग को तो वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद ही मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड यदि पूछा गया है तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अब देखिए 5005 को यहाँ पर लिखना है और देखिए अंतिम में 5 है तब 5 से तो ये लग ही जाएगा, तो 5 से लगाते हैं, 1 हो गया, 0 0 1 हो गया। ये फिर 7 से भी लग सकता है, 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा 30, 7 चौक 28 और यहाँ पर 7 21, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो फिर ये 11 से लग जाता है 13 मर्तबे में। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है। गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, 4 इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है 6, 8 और 22 का लौसो और मौसो का अनुपात क्या है। देखिए बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं अनुपात को देखकर। ये अनुपात से घबराना नहीं है आपको। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। आपको लॉस और मौसो निकालने आता है तो ये सवाल को आप बना सकते हैं। देखिए निकालते हैं लॉस और मौसो। यहाँ पर है 6, 8 और 22। इसका लॉस निकालते हैं, 2 से लगाते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 11 होगा। अब कोई भी दो संख्या एक संख्या से भाग नहीं हो रहा है तो इसमें गुना कर देना है लॉसो के लिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 6 चौक 24, 24 को 11 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 264। और यदि मौसा की बात करेंगे तो मौसा हमारा 2 होगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा में हम 2 कर देते हैं, इसको काटते हैं तो 1 3 और 2, 132 नीचे में 1। इसका मतलब ये हुआ कि 132 अनुपात 1 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर है 132 अनुपात 1, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का, तो अभाज्य गुणनखंड को देख लेते हैं। अभी अभी 5005 को अभी अभाज्य गुणनखंड में तोड़े थे, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो 96 है। यहाँ पर देख लीजिए 2 से लगाते हैं तो यहाँ 4, यहाँ पर 8, 48 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 24 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 होगा। फिर 12 को यहाँ लिखते हैं, जगह की कमी है तो ये 2 से लगाते हैं तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। अब गिन लेते हैं। देखिए 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो 2 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 लिखना है, सीखना है। यहाँ पर 2 के पावर 5 और यहाँ 3 भी है तो गुना में 3। अब देख लेते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 कहाँ पर कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है 2 के पावर 5 गुने 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शांत है या अशांत है। दशमलव प्रसार जो है सो शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में होता है तो शांत होने के लिए कंडीशन है कि आप नीचे p q से p में भाग दीजिए। जैसे हर से अंश में भाग दीजिए और यदि वो पूर्ण रूप से कट जाता है, रिपीट नहीं करता है दशमलव के बाद,
कट जाता है तो वो शांत होता है, अन्यथा वह अशांत होता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के सवाल है। यहाँ पर 6/15 है, तो 6/15 में 15 से यदि 6 में भाग दिया जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कट जाता है। तो कट जाता है, रिपीट नहीं करता है संख्या दशमलव के बाद, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए शांत। ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 4 - √3 है, ये तो देखते ही आंसर कीजिए ऐसे सवाल का, क्योंकि 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी जानते हैं। ये गिफ्टेड सवाल है, बिहार बोर्ड ऐसा सवाल पूछता है इसलिए ये लेकर आए हैं, ये पूछा गया सवाल ही है। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा-सा समझ लीजिए, कुछ समझने वाली बात होती है तो वहाँ पर समझा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ आंसर टिक आउट कीजिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समझना। और मैथ में एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव मैथ का भी बनाते हैं, तो वो जो है सो डायरेक्ट आंसर टिक आउट करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी सवाल में डाउट होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा, यदि कोई सवाल सोल्व करने वाला होगा तो उसको सोल्व किया जाएगा। तो इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या है, 4 एक जो है सो परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 4 - √3 है, तो एक एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूछा भी जा सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होती है? तो आप बोलेंगे हमेशा अपरिमेय होती है, हमेशा अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होता है। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय यहाँ पर पूछा गया है। इससे पहले वाले सवाल में भी हम अपरिमेय की चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर है अपरिमेय संख्या की पहचान करना है। तो सभी ऑप्शन रूट में है, और हम बताए हैं कि अगर यदि रूट में होता है, अगर रूट से बाहर वो निकल सकता है तो वो परिमेय हो जाता है, अन्यथा वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ देखिए 36/64 है, 36 6 का स्क्वायर और 64 जो है सो 8 का, ये तो बाहर निकल गया तो ये परिमेय हो गया। इसी प्रकार से ये 1/9 बाहर निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सो 3/5 है, रूट में है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ होगा, क्या होगा, ये सवाल है। देखिए इसी प्रकार के एक और सवाल आया था कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ये दोनों एक ही सवाल है। यदि क्रमिक बोले और क्रमिक और लगातार दो शब्द आते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यदि दोनों में से कोई भी शब्द आए और एचसीएफ पूछे तो आप मारिए सीधा आंसर एक में, क्योंकि आप एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक संख्या यदि 10 लेते हैं तो दूसरा संख्या यदि 11 लेते हैं, ये दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो आपको एक ही आएगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पाई है। देखिए यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप मैथ यदि पढ़ते हैं तो आप जो है सो कोई भी क्लास में हो, 9th में 8 से 8 9th या 10th में हो तो आपको पाई मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल है पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखिए ऐसा ही सवाल एक और आया था, ये भी सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, इसीलिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, ये √2 से √2 कट जाएगा, ये बाहर निकलेगा 2 और 2 एक परिमेय संख्या है, बाद बाकी कोई भी ऑप्शन रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं ए तथा बी के लिए लॉसअ गुने मॉसअ बराबर क्या? देखिए ये तो आप लोग पढ़े होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसअ गुने मॉसअ। यहाँ पर भी वही बात पूछा गया है कि लॉसअ गुने मॉसअ बराबर क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल। अब संख्या देखते हैं, यहाँ पर ए है और बी है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए गुने बी। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये सी में इसका आंसर है, तो इसका आंसर ए गुने बी होगा। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से क्या परिकलित करने का एक तरीका है, तकनीक है, तरीका भी बोल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम क्या होते हैं, देखिए होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इस पर आप लोग सवाल भी बनाए होंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इसी पर आधारित है। तो इस चीज़ से क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मौसा, एचसीएफ बोलिए या मौसा बोलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, और इसके लिए हम लास्ट में हम बताते हैं कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल है, अगला सवाल, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है आप लोग समझते हैं। जैसे जोड़ा में होता है वो सम संख्या होता है, बेजोड़ा में होता है वो विषम संख्या होता है, ऐसे हम क्लास में समझाते भी हैं। तो विषम संख्या देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा 25, 25 विषम संख्याएं होगी 0 और 50 के बीच में। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। फिर से वही सवाल, शांत और अशांत वाला है। तो यहाँ पर क्या है, आप इसमें इसमें भी वही बात बताएंगे कि 15 से भाग देना है 11 में। अगर भाग देते हैं और दशमलव के बाद रिपीट होता है संख्या तो अशांत होगा, रिपीट नहीं होता है तो शांत होगा। तो इसमें यदि भाग देते हैं तो रिपीट होगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अशांत, ये क्वेश्चन का आंसर अशांत होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। अब देख लीजिए यहाँ पर सवाल क्या है, ये लगभग 2-3 वर्षों से ये बिहार बोर्ड जो है सो इस प्रकार के सवाल जो है सो पूछता है कि रेकरिंग टाइप वाले सवाल पूछता है। तो यहाँ पर सवाल है 0.3 ऊपर में रेकरिंग, ये जो छोटा सा है ना इसको रेकरिंग बोलते हैं। अब रेकरिंग क्या होता है, इसको जब दशमलव उड़ाते हैं तो ये बट्टा में एक अंक है ना तो एगो 9 देते हैं। रेकरिंग का ये नियम होता है बट्टे में 9 देने का। ऑब्जेक्टिव को इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से 9 जो है 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर में 1 और नीचे में 3, तो इसका आंसर 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपको सी में इसका आंसर मिलेगा, तो ये सी इसका आंसर है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल है 0.23 को 23 ऊपर में रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। सेम सवाल हुआ, यहाँ पर हम क्या बोले कि जब रेकरिंग हटाते हैं, यहाँ पर देखिए 0.23 ये दोनों पर रेकरिंग, जब रेकरिंग हटाते हैं तो आगे देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 2 संख्या है तो 2 गो 9 यहाँ पर डालेंगे, यानी कि 23/99 इसका आंसर होगा। 23/99। चलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ये सभी सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से देखकर बनाया गया है, तैयार किया गया है। इसमें जो है सो यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और इसका यदि पीडीएफ आपको लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।